अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल SK एजुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश-ओ-खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, एक सबक आपकी खिदमत में और लेकर हाज़िर हुए हैं। ये सबक आपके निसाब गुलिस्तान अदब का ही सबक है। ये एक नज़्म है जो कि आपका सबक नंबर 27 है। ठीक है, नज़्म की जो सीरीज़ चल रही है, दर्जा ब दर्जा एक एक नज़्म को आगे हम पढ़ते जा रहे हैं। उन्हीं के सिलसिले में आज एक नज़्म हम और लेकर शामिल की गई है आपके निसाब में, जिसे हम लेकर हाज़िर हुए हैं। इस नज़्म का नाम है मुल्के बेसहर व शाम। मुल्के बेसहर व शाम। इसको लिखने वाले इसके शायर हैं अमीक़ हनफ़ी। कौन है? अमीक़ हनफ़ी। हमेशा की तरह पहले शायर का मुख्तसर तारुफ़ जानेंगे और उसके बाद हम नज़्म को पढ़ेंगे और नज़्म की तशरीह करेंगे और नज़्म को लफ्ज़ ब लफ्ज़ पूरा समझेंगे और नज़्म में शायर ने क्या बात कहना चाहिए है, शायर ने किन जज्बातों को पेश किया है, उन सभी बातों को हम खुलकर जानने की कोशिश करेंगे। नज़्म को पढ़ने से पहले, शायर के मुख्तसर तारुफ़ को जानने से पहले, सबसे पहले हम इसके टाइटल के बारे में तज़किरा कर लेते हैं। ठीक है, ये नज़्म एक आज़ाद नज़्म है। जो मैंने आपको पहले बताया था, आज़ाद नज़्म में क्या होता है, मिसरे छोटे बड़े होते हैं। इसमें कोई रदीफ़ काफ़िया बहर की कोई कैद नहीं होती। हर मिसरा छोटा बड़ा हो सकता है। ये आज़ाद नज़्म क्या होती है, पहचान होती है। आज़ाद मतलब फ्री, आज़ाद यानी फ्री। फ्री वर्ड से इंग्लिश में कहा जाता है। आज़ाद नज़्म के हर मिसरे छोटे बड़े हो सकते हैं। ये भी एक तरह की क्या है, आज़ाद नज़्म ही है। अब इसका टाइटल है मुल्क बेसहर व शाम। मुल्क यानी देश। मुल्क के नीचे जो ये ज़ेर लगाया गया है, इसे तरकीब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरकीब। ठीक है, आपने इंग्लिश में एक तरीका देखा होगा कि किसी चीज़ को, किसी एक नाम को दूसरे नाम से जोड़ने के बीच में ऑफ लगाया जाता है। OF, ऑफ यानी का, की, के, है ना, इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि कुछ लफ्ज़ में ऐसा आता है, जैसे आपने पढ़ा होगा साहिल्स फादर। साहिल्स फादर, साहिल के पापा। अब आप बताइए, इसमें ऑफ लगाया क्या? नहीं लगाया। ऑफ लगाया? नहीं लगाया, बल्कि साहिल के बाद एस और लगा दिया। अब आप बोलोगे एस का मतलब तो बहुवचन होता है, एस का मतलब तो उसको सिंगुलर को प्लूरल में बदलने के लिए होता है। नहीं, साहिल के बाद जब एस लगाया जाता है तो एक बीच में अपर कॉमा लगाया जाता है। ठीक है, एक अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगाया जाता है। उससे वो अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये चीज़ क्या है। वो भी एक तरह की तरकीब है। क्या है? तरकीब है। साहिल्स फादर यानी साहिल के पापा, साहिल के पिताजी। इसी लफ्ज़ को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। यही तरीका उर्दू में भी राइज है। मुल्के बेसहर व शाम, स्किल में जो ज़ेर लगाया गया है तरकीब कहलाता है। इसका मतलब होता है का, की, के। एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा देश जिसमें बेसहर, बे का मतलब होता है नहीं, बेक साबिका है, इसका मतलब होता है नहीं। किसी चीज़ के पहले बे लगाने का मतलब होता है नहीं। एक इंसान होता है ईमान, एक लफ्ज़ होता है ईमान। ईमान के पीछे बे लगाए तो बे ईमान क्या हो जाएगा? बे ईमान, यानी जिसके पास ईमान ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर बेसहर, सहर कहते हैं सुबह को, शाम कहते हैं इवनिंग को। ठीक है, शाम यानी शाम। तो एक ऐसा मुल्क जिसकी कोई सुबह नहीं हो और कोई शाम नहीं हो। अब आप सोचिए, ऐसा भी कोई मुल्क हो सकता है क्या? ऐसा भी कोई देश हो सकता है जिसमें सुबह ही ना होती हो? क्या ऐसा भी कोई देश हो सकता है? क्या ऐसे भी एक मुल्क हो सकता है जिसमें शाम ना होती हो? जाहिर सी बात है, सुबह भी होती है, शाम भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को फील ना कर सको, अगर आप उन चीज़ों को फील ना कर सको, अगर आप उन चीज़ों से दो चार ना हो सको, तो आपके लिए वो चीज़ है नहीं है, क्या है? बराबर है। उस चीज़ का होना और ना होना आपकी ज़िंदगी में क्या है? बराबर है। इसी बात को शायर ने अपने नज़्म में क्या किया है? पेश किया है कि एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर सुबह नहीं होती और शाम नहीं होती। यानी इंसान ज़िंदगी के दाव पेच में, ज़िंदगी की परेशानियों में, ज़िंदगी की उलझनों में इतना उलझ कर रह गया है कि उसके लिए ये सुबह और शाम का आना जाना कैसा हो गया है? बेमज़ा हो गया है, बेमानी हो गया है। अब उसके लिए कोई सुबह आती है, कभी शाम आती है, उसके लिए सब कुछ बराबर है। अब सुबह आए या ना आए, शाम आए या ना आए, अब शायर को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही सब बातें आपको इस नज़्म में जानने को मिलेंगी। और जब हम नज़्म को पढ़ाएंगे तो आपको नज़्म के बारे में और भी बातें इससे ऐड करके बताते चलेंगे। सबसे पहले हम शायर का मुख्तसर तारुफ़ जान लेते हैं। अमीक़ हनफ़ी। क्या है? अमीक़ हनफ़ी। 1928 था 1988।
लगभग 60 साल की उम्र रही, ठीक है। 1928 में आपकी पैदाइश हुई है और 1988 में आपकी वफ़ात हुई है। किनकी? अमीर हनफी की। अमीर हनफी महू छावनी ज़िला इंदौर मध्य प्रदेश में पैदा हुए। महू एक मध्य प्रदेश में जगह है, वहाँ पर आपकी क्या हुई है? पैदाइश हुई है। उनका पूरा नाम अब्दुल अजीज़ हनफी था। अब्दुल अजीज़ हनफी इनका पूरा नाम था। अमीर हनफी की इब्तदाई तालीम महू में हुई। इब्तदाई तालीम प्रारंभिक शिक्षा, इब्तदाई तालीम प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? महू में हुई। आला तालीम के लिए उन्होंने इंदौर की राह ली। आला तालीम उच्च शिक्षा, ठीक है, अपर एजुकेशन हासिल करने के लिए, पाने के लिए आपने इंदौर की राह ली, यानी इंदौर की तरफ आप चले गए। सियासियात और तारीख़ में एमए किया। सियासियात कहते हैं पॉलिटिकल साइंस को, सियासियात कहते हैं पॉलिटिकल साइंस को, तारीख़ कहते हैं हिस्ट्री को, इतिहास को, यानी सियासियात और तारीख़ में एमए किया, मास्टर्स किया। मास्टर्स की आपने डिग्री ली उसमें, किसमें? राजनीतिक विज्ञान और इतिहास में। फ़लसफ़े से उन्हें ख़ास दिलचस्पी थी। फ़लसफ़ा कहते हैं फ़िलासफ़ी को, फ़लसफ़ा कहते हैं फ़िलासफ़ी को, मनोविज्ञान को आप में क्या थी? इंटरेस्ट आपको ज़्यादा ही, आपकी उसमें रुचि थी। उनके फ़िक्र फ़न पर उनका उन उलूम का अक्सर असर आखिर तक कायम रहा। आपने जो कुछ बातें सीखी, जो कुछ चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जिन चीज़ों में आपने एमए किया है, जिन चीज़ों की आपने डिग्री ली है, जो कुछ आपने तालीम हासिल की है, उन सब का असर आपके फ़न में, आपके फ़िक्र में हमेशा नुमाया होता रहा। ये तो जाहिर सी बात है कि इंसान जिस चीज़ को हासिल करता है, जिस पढ़ाई लिखाई को इंसान हासिल करता है, जिस फील्ड में इंसान जाता है, तो उसकी वो सारी बातें, उसकी सारी खुसूसियात हमेशा छलकती रहती है। वो सब बातें इंसान की हमेशा नुमाया होती रहती है, लोगों के सामने आती रहती है। एक इंसान बहुत पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएटेड है, उसमें शऊर है, समझ है, तो उसका बोलने चालने का ढंग, उसका रहन सहन का तरीका पता लगता है कि हाँ, इंसान सच में वेल एजुकेटेड है, ये इंसान समझदार इंसान है, एक शऊर याफ्ता इंसान है। उसकी पढ़ाई लिखाई से, उसके तौर तरीके से पता लग जाता है। जबकि एक अनपढ़ इंसान में, एक जाहिल इंसान में जो कमियाँ होती है वो पता लग जाता है उसके हाव भाव से, उसके नेचर से। तो यही बातें उनके फ़न में, यानी उनके लिखने करने में, उनके उन्होंने जो भी नज़में लिखी हैं, जो नज़में लिखी हैं, जो भी आपने लेख लिखे हैं, जो मजमून लिखे हैं, उन सब में चीज़ें हमेशा दिखती रही कि हाँ, आप सचमुच कितने तालीम याफ्ता और कितनी ख़ास अच्छी और ख़ास तालीम आपने हासिल की है। आगे देखिए, तवील मुद्दत तक ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत की। तवील मुद्दत, तवील कहते हैं लंबा, मुद्दत कहते हैं समय। एक लंबे समय तक आपने किस में मुलाजमत की? नौकरी की है। ऑल इंडिया रेडियो में आपने क्या की है? नौकरी की है। स्टेशन डायरेक्टर की हैसियत से, स्टेशन डायरेक्टर के पद पर रहकर स्टेशन डायरेक्टर की हैसियत से 1987 में सुबकदोश हुए। उनका इंतकाल दिल्ली में हुआ। सुबकदोश कहते हैं जुड़े रहना, सुबकदोश कहते हैं जुड़कर हटना, सेवानिवृत्त होना। समझते? सेवानिवृत्त होना, रिटायर्ड होना। क्या हो गए आप? रिटायर हो गए। किससे? ऑल इंडिया स्टेशन डायरेक्टर की हैसियत से आप क्या हुए? रिटायर हुए 1987 में। उनका इंतकाल कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में। आगे देखिए, आपसे इम्तिहान में ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा कि किसी एक शायर के ऊपर मुख्तसर नोट लिखिए, किसी एक शायर के ऊपर तनकीदी जायज़ा लिखिए, किसी एक शायर के ऊपर हालात ज़िंदगी लिखिए। उसका 4 से 5 नंबर का सवाल ज़रूर आता है। तो आपको भी इन सवालों के जवाब ऐसे ही देने हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ मैं पढ़कर आपको बता रहा हूँ, आपको शायरों की ज़िंदगी के बारे में, मुख्तसर तारुफ़ के बारे में ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले उनकी पैदाइश के बारे में, कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, कब उनकी वफ़ात हुई, ठीक है, उन्होंने कहाँ तालीम हासिल की और क्या क्या उन्होंने ज़िंदगी में काम किए। यही पूरा पैटर्न रहा करता है। उसके बाद उनकी फ़न व फ़िक्र के बारे में बताना है कि किन फ़नून से वो वाबस्ता रहे, किन फ़नून से वो वाबस्ता रहे, क्या क्या आपने नज़में लिखी, कौन कौन से मजमूए आपके शाया हुए। ये बातें आपको बाद में लिखने की होती है। 2 पैराग्राफ में आपको अलग अलग पूरी बात समझाने की होती है। यही पैटर्न आपको भी इख्तियार करना है, आपको अपने हाथ से अंजाम देना है। आइए आगे देखिए क्या कहते हैं। अमीर हनफी मौसीकी के बहुत बड़े दिलदादा थे। मौसीकी, संगीत, म्यूज़िक, ठीक है, मौसीकी दिलदादा थे। मौसीकी से भी बहुत ज़्यादा क्या था? लगाव था। उन्होंने बाकायदगी से मौसीकी का इल्म हासिल किया था। बाकायदगी, तरीके से, कायदे से, नियम से उन्होंने क्या किया था? मौसीकी का, म्यूज़िक का इल्म आपने हासिल किया था। म्यूज़िक क्लासेस का इल्म आपने हासिल किया था। मौसीकी के फ़न की बारीकियों पर उन्होंने बाज़ बहुत उम्दा मज़ामीन लिखे हैं। बाज़ यानी कुछ मज़ामीन, मज़मून की जमा है मज़ामीन,
मजमून की जमा है मज़ामीन, मजमून यानी लेख कह सकते हैं, निबंध कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं। आपने मजमून लिखे हैं किस पर? मौसीकी के ऊपर। उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी और दीगर हिंदुस्तानी ज़बानों के अदब पर भी उन्हें उनकी गहरी नज़र थी। शौले की शिनाख्त और शहर चीज़ें दीगरस्त उनकी तनक़ीदी किताबें हैं। तनकीदी आलोचनात्मक किताबें हैं किनकी? अमीर हनफी की। कौन कौन सी? शौले की शिनाख्त और शहर दीगरस्त। शहर चीज़ें दीगरस्त फ़ारसी जैसा लफ्ज़ है, ठीक है, फ़ारसी का लफ्ज़ है। शहर चीज़ें दीगरस्त आपके क्या है? तनकीदी किताबें हैं। और ना सिर्फ उर्दू में अच्छी महारत थी बल्कि हिंदुस्तान में चलने वाली दूसरी ज़बानों पर भी आपकी अच्छी पकड़ थी, अच्छी शऊर था, अच्छी समझ थी उनको पढ़ने की, उनके बारे में, उनके अदब के बारे में, उनके साहित्य के बारे में भी आपको अच्छी खासी नॉलेज थी। उर्दू, इंग्लिश और उसके अलावा दूसरी ज़बान में भी आपको महारत थी। अमीर हनफी ने अपना अदबी सफ़र तरक्की पसंद तहरीक के उरूज के दौर से शुरू किया। उनका पहला मजमुआ कलाम संग पैराहन उसी दौर से ताल्लुक़ रखता है। तरक्की पसंद तहरीक ये एक तहरीक है, तरक्की पसंद। अगर इसके बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो आप उर्दू अदब का जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें पूरी बात उसमें जान सकते हैं, तरक्की पसंद तहरीक क्या चीज़ है, ठीक है। उसमें आपको पूरी बात डिटेल में समझाई गई है। यहाँ पर से आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि अमीर हनफी अपना अदबी सफ़र यानी साहित्य लिखने का, साहित्य में कदम रखने का आपने शुरुआत जब की थी तो तरक्की पसंद तहरीक के उरूज के दौर से शुरू किया था, जब वो बिल्कुल उरूज पर थी, जब वो धीरे धीरे चढ़ रही थी, आगे बढ़ रही थी। और जवाल कहते हैं पस्त होने को, जवाल कहते हैं पस्त होने को, उरूज कहते हैं चढ़ने को, ऊंचाई पर जाने को। उनका पहला मजमुआ कलाम संग पैराहन उसी दौर से ताल्लुक़ रखता है। आपका जो कलामों का मजमुआ है, जो संग्रह है, वो क्या है? संग पैराहन। नाम याद रखने हैं आपको, सारे एग्ज़ाम में लिखने हैं। उसके बाद वो जदीदियत के ज़ेर असर आ गए। जदीदियत बना है जदीद से, जदीद मतलब होता है नया, नवीन, और जदीदियत नवीन से बनता है नवीनता, तो जदीदियत यानी नवीनता, ठीक है। उसके बाद वो जदीदियत के ज़ेर असर आ गए, यानी नए दौर के आप कलाम लिखने लगे, उस असर में आप आ गए। दुनिया को, मॉडर्न दुनिया को आपने अपना लिया, मॉडर्नाइजेशन को आपने अपना लिया। कई शेर तजुर्बा किए, एक्सपीरियंस किए, ठीक है। मुतअद्दिद तवील नज़में भी लिखी जिन्हें गैर मामूली शोहरत हासिल है। लफ्ज़ समझें, मुतअद्दिद असंख्य, मुतअद्दिद बना है तादाद से, तादाद यानी संख्या, मुतअद्दिद असंख्य, बहुत सारी। तवील बहुत बड़ी नज़में लिखी हैं, बड़ी बड़ी नज़में भी लिखी आपने बहुत सारी। गैर मामूली शोहरत हासिल है। गैर मामूली एक तो था मामूली, साधारण, गैर मामूली असाधारण, उनको शोहरत हासिल है, बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई हैं। उनमें सिंदबाद, शहजाद, सियारगाह, शबे गश्त, सूतुन नाकूस और सिलसिलातुल जर्स की ख़ास अहमियत है। ये क्या है? इनके संग्रहों के नाम हैं, इनकी नज़मों के नाम हैं जो आपने लिखी हैं। उसमें एक नज़म मेरे नाम से भी है, उनमें सिंदबाद, दूसरी शहजाद यानी मेरे नाम से है। सियारगाह, शबे गश्त, सूतुन नाकूस और सिलसिलातुल जर्स की ख़ास अहमियत है। इनमें से अगर चारों पाँचों नहीं रहे, कम से कम 3 के तो नाम आपको याद रखने ही है, ठीक है। आपको सिंदबाद नाम तो याद रह ही जाएगा, दूसरा मेरे को तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं, मैं रोज़ आपकी खिदमत में हाजिर रहता हूँ। और एक आप नाम शबे गश्त भी आप आसानी से याद रख लेंगे, अगर 3-4 नाम भी लिख देंगे तो आपको ईजिली नंबर मिल जाएंगे। आईने का कोर्स उनकी रेडियाई ड्रामों का मजमुआ है। आईने का कोर्स रेडियाई मजमुआ क्या होता है? रेडियो पर सुनाई जाने वाले जो ड्रामे होते हैं उसे रेडियाई मजमुआ कहते हैं। तो यहाँ पर शायर का मुख्तसर तारुफ क्या होता है? ख़त्म होता है। साइड में मैंने शायर की फ़ोटो लगाई है, आप आराम से इनको देख सकते हैं। अमीर हनफी यही हैं जिन्होंने इस नज़म को लिखा है। नज़म का टाइटल है मुल्क बे सहर व शाम। मुल्क बे सहर व शाम, ऐसा मुल्क जिसकी कोई सुबह नहीं, जिसकी कोई शाम नहीं। नज़म के बारे में मैं थोड़ा बहुत डीपली नहीं जाकर आपको सरसरी तौर पर बता देता हूँ। पहले के 8 मिसरे हैं, दूसरे 7 मिसरे हैं और तीसरे में 5 मिसरे हैं। 3 बंद में ये नज़म मुश्तमिल है, बनी हुई है, लिखी हुई है। पहले के 8 मिसरों में शायर ने किस बारे में बताया है? अपने बचपन के बारे में बताया है कि जब कभी शाम हुआ करती थी और मैं पहाड़ों पर चला जाया करता था और सनसेट पॉइंट को आराम से देखा करता था, बहुत खुशनुमा ज़िंदगी गुजारा करता था। दूसरे 7 मिसरों में शायर ने बताया है कि उसके बाद मैं किसी झील के किनारे जाया करता था, झीलों पर अपने पाँव डालकर, झील के पानी में पाँव डालकर हिलाया करता था और खुशनुमा मंजर को, उस अच्छी फीलिंग को फ़ील किया करता था।
लेकिन लास्ट के 5 मिसरों में बताया है कि अब मैं काम धंधों में उलझ गया हूँ, दुनिया की परेशानियों में उलझ गया हूँ, दुनिया के कामों में उलझ गया हूँ, और अब वो चीज़ें मुझे हासिल नहीं हैं जो कभी खुशियाँ, जिन प्रकृति की, नेचर की जिन खूबसूरती को मैं हासिल किया करता था, अब वो मेरी ज़िंदगी में नहीं बची है। और शायर ने अपने आप को मुखातिब करके पूरी जहान के लिए ये बात कही है कि इस दुनिया में इंसान क्या होता है, प्रकृति की चीज़ों से धीरे धीरे क्या होता जाता है, दूर होता जाता है, दुनिया के कामों में इतना मशगूल होता जाता है, इतना व्यस्त होता जाता है कि दुनिया की सब चीज़ें भूल जाता है। जैसे सिर्फ 2 मिसालें दूंगा फटाफट, उसके बाद मैं आपको नज़्म बता देता हूँ। एक किसी झील के किनारे पर उस दरिया में, उस झील में पाँव डालकर बैठना, धीरे धीरे पाँव को आहिस्ता आहिस्ता हिलाना और उन लहरों को देखते रहना, ये जो खुशी, ये जो फीलिंग देता है, ये जो अच्छी पॉजिटिव फीलिंग देता है, जो खुशनुमा मंजर जो आपके ना सिर्फ जिस्म को बल्कि रूहानी जो खुशी देता है, क्या ये कोई स्विमिंग पूल दे सकता है? नहीं। किसी स्विमिंग पूल में पाँव डालकर बैठ जाने से क्या ये वो फीलिंग देगा? नहीं। तो बताइए, क्या मॉडर्न कल्चर से, क्या इन नए ज़माने से क्या हमें वो चीज़ हासिल हो पाई है? जो चीज़ प्रकृति ने, जो चीज़ नेचर ने, जो चीज़ खुदा की कुदरत ने हमें दी है, क्या वो खुशियाँ हम खुद अपने आप से हासिल कर सकते हैं? नहीं। बेशक खुदा की कुदरत में ही सारी खुशियाँ हैं, ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी खुशियाँ भी उसमें पोशीदा हैं। दूसरी चीज़ बयान की गई है इसमें कि शायर कभी सनसेट पॉइंट देखने जाता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं जो आज भी घूमने फिरने के इरादे से कभी कदार साल में एक बार या कई सालों में एक बार पिकनिक मनाने, घूमने फिरने किसी सनसेट पॉइंट पर जाते हैं और सूरज को डूबता हुआ देखते हैं और बहुत ही सेल्फीज़ वगैरह लेते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा फ़ोटो खिंचवाते हैं ना, बहुत खुशनुमा मंजर होता है बहुत ज़्यादा। तो क्या उस अच्छी फीलिंग को, क्या सिर्फ उस अच्छे भाव को, क्या सिर्फ उस अच्छे माहौल को रिक्रिएट करने के लिए आप उसी सूरज को डूबता मोबाइल में देख लेंगे तो क्या आपको वो खुशी देगा? सूरज तो वो भी डूब रहा है, सूरज तो मोबाइल में भी डूब रहा है, पर क्या उस जगह पर जाकर देखने से, रियलिटी में उसमें देखने से और सिर्फ मोबाइल में देखने से क्या चीज़ वो खूबसूरती, वो खुशी आपको दे पाएगा? नहीं। इस मोबाइल में वो चीज़ नहीं नज़र आएगी जो चीज़ हकीकत में नज़र आती है। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि खुदा की कुदरत में एक तजस्सुस है, एक खुशी है, एक अच्छी फीलिंग है, वो चीज़ हम अपने हाथ से, अपने आप से हासिल नहीं कर सकते। और इंसान धीरे धीरे अपने ज़िंदगी के कारोबार में, ज़िंदगी की उलझनों में क्या होता जा रहा है? उलझता जा रहा है। आइए हम नज़्म को पढ़ते हैं और बाकी बातों को समझाते चलते हैं। नज़्म कुछ इस तरह है। पहला बंद ऐसा है इसका। कुछ बरस पहले सवेरे मुँह अध खुले, एक पहाड़ी पर पहुँच जाते थे हम, एक काले सख्त तकिए से उठाकर अपना सर, अध जगह सूरज उभर कर देख लेता था हमें, हम शहर खेज़ों से शर्मा कर झुका लेता था सर, दफ़अतन उसके लबों से फूट पड़ती थी हंसी, हाथ वो हमसे मिलाता था बसदे हुस्ने तबाक, जिस्म जामे फैल जाती थी शगुफ्ता ताजगी। ये पहला बंद है। पहले लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझें, उसके बाद तशरीह बताते हैं। कुछ बरस पहले सवेरे मुँह अध खुले, सवेरे मुँह अध खुले, आधा मुँह खुला हुआ, किसका? सवेरे का। सवेरा यानी सुबह का। कुछ बरस पहले, कुछ ही वक्त पहले की बात है। शायर अपने बारे में बता रहे हैं कुछ ही वक्त पहले की बात है कि जब सुबह का मुँह अध खुला था, यानी सुबह हुई नहीं थी, सुबह होने वाली थी, सुबह होने वाली थी। ऐसी हालत, ऐसी कैफियत कि रात जा रही हो और सुबह आ रही हो, रात जा रही हो, सुबह आ रही हो, इसके बीच की जो हालत है, इसके बीच की जो कैफियत है, उसको शायर ने बोला है कि सवेरे मुँह अध खुले। सवेरे का आधा खुला हुआ मुँह कि जिसमें सवेरा आ रहा है, सुबह क्या हो रही है? तुलू हो रही है और रात धीरे धीरे जा रही है। कुछ वक्त पहले की बात है, कुछ ऐसा मंजर मैंने देखा है, उस मंजर को आपने यहाँ पर बयान किया है। एक पहाड़ी पर पहुँच जाते थे हमसे मुराद है शायर, उसके दोस्त वगैरह। एक पहाड़ी पर पहुँच जाते थे सुबह के वक्त, अलल सुबह, बिल्कुल सुबह के वक्त, फजर के वक्त अपनी एक पहाड़ी पर पहुंच जाते थे। किसे देखने के लिए? सूरज को उगता हुआ देखने के लिए, सूरज को उगता हुआ देखने के लिए। सनसेट पॉइंट पर सनसेट को, सनराइज़ को देखना बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा माहौल, खुशी देता है इंसान को, एक अच्छी वाली फीलिंग देता है। ठीक है, तो ये कहाँ पहुँच जाते थे? एक पहाड़ी पर पहुँच जाते थे। एक काले सख्त तकिए से उठाकर अपना सर, एक काला तकिया, काला तकिया कहते हैं काली पहाड़ियों को, काला तकिया कहते हैं काली पहाड़ियों को, यानी काला तकिया बयान किया है। आप भी बिल्कुल बिस्तर पर लेटे हुए हो, तकिए से आपने अपना सिर उठाया है, तो जिस तरह आप बिस्तर से उठे हो, तो शायर ने उस उठने वाली
उस कैफियत को बयान किया है, गोया कि एक सूरज उठ रहा है, एक सूरज उस काले तकिए से उठ रहा है, काले तकिए से सूरज नमोदार हो रहा है। और काला तकिया किसे कहा गया? पहाड़ियों को कहा गया है। किसे कहा गया है? पहाड़ियों को कहा गया है। अध जगह सूरज उभर कर देख लेता था हमें। अध जगह, अब ये क्या चीज़ है? अध जगह, या तो इंसान जागता है या सोता है। अध जगह क्या होता है? आधा जगह हुआ। इंसान जब गहरी नींद में सो रहा होता है और अचानक से उसकी आँख खुल जाती है, यानी सुबह का वक्त हो जाता है, तो उठकर बैठ तो जाता है, पर अभी भी वो नींद की गफलत में रहता है। नींद की गफलत में रहता है, अभी भी नींद उसकी आंखों में तारी रहती है। अभी भी हालत ऐसी है कि वापस उसे लिटा दिया जाए, गर्म रज़ाई उसे उड़ा दी जाए तो उसे वापस नींद आ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है अध जगहपन। क्या इंसान तो जाग तो चुका है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी क्या है? नींद की हालत अभी भी है। तो अध जगह सूरज उभर कर देख लेता था हमें, यानी सूरज जब बिल्कुल धीरे से उस काली पहाड़ियों से जब थोड़ा सा निकला करता था, उसको शायर ने कुछ इस तरह बयान किया है कि सूरज आधा जगा हुआ है, क्योंकि पूरा सूरज ऊपर आता नहीं है, अभी आधा ही दिखा है, थोड़ा सा दिखा है, तो देख लेता था हमें। और हम कहाँ थे? हम तो पहाड़ियों पर चढ़े हुए थे उसे देखने के लिए, और वो हमें देख लेता था कि हाँ ये मेरे से पहले आकर चढ़ गए हैं, मैं जागा नहीं हुई, मेरे से पहले जाग चुके हैं, और वो हमें देख लिया करता था सूरज। हम सहर खेज़ों से शर्मा कर झुका लेता था सर। हम सहर खेज़ों कहते हैं सुबह जल्दी उठने वाले को, सुबह जल्दी उठने वाले को, सहर यानी सुबह, सहर खेज़ सुबह जल्दी उठने वाला, सुबह जल्दी उठने वाले। हम सुबह जल्दी उठ जाते थे तो हमसे शर्मा कर झुका लेता था सर, और हमसे शर्मा जाता था। कौन? सूरज हमसे शर्माता था कि देखो मेरे उठने से पहले ये मुझसे पहले ही उठकर आ गए हैं और पहाड़ी पर आकर खड़े हो गए हैं। तो सूरज मुझे देखकर, हमें देखकर क्या हो जाता था? शर्माने लगता था। दफ़अतन उसके लबों से फूट पड़ती थी हंसी। दफ़अतन अचानक, दफ़अतन यानी अचानक, उसके लबों से हंसी फूट पड़ती थी। अब जानी कुछ ऐसा बयान फरमाया है कि जब सूरज थोड़ा सा निकला है, धीरे धीरे सूरज ऊपर आया है, और अचानक से उसकी पहली किरण, अचानक से धीरे से उसमें क्या होती थी? उसकी किरणें फूटने लगती थी, यानी थोड़ा उजाला क्या होने लगता है? तेज होने लगता है। तो उस धीरे से उसकी किरणों का एक एक करके निकलना, शायर ने क्या बयान कराया है? जैसे कोई उसके चेहरे से हंसी फूट पड़ती है। उसके चेहरे से क्या है? हंसी फूट पड़ती है। पहले आधा जगह था, नींद की हालत में था, एक काले तकिए से सर उठाया था, और जब उसने हमें देखा कि हम तो उससे पहले ही उठ चुके हैं, तो उसने हमें देखकर क्या हुआ? उसके चेहरे से मुस्कुराहट फूट पड़ी, हंसी फूट पड़ी, जैसे कि मानो ये हमसे पहले ही जाग कर आ गया है, हमसे पहले ही ये लोग तो जाग चुके हैं। उसके चेहरे से हंसी खिल जाती थी। उसकी किरणों का निकलना, उसकी शुआओं का निकलना क्या है? मानो एक क्या है? हंसी का निकलना है। हाथ वो हमसे मिलाता था बसद हुस्ने तपाक। हाथ वो हमसे मिलाता था बसद हुस्ने तपाक। अब ये लफ्ज़ है बसद हुस्ने तपाक, इसका मतलब क्या होता है? तपाक का मतलब होता है गर्मजोशी, तपाक का मतलब होता है गर्मजोशी, एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ। और बसद हुस्न, इसको कह सकते हैं बेहद, बेहद गर्मजोशी। वो हमसे बेहद गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया करता था। अब आप सोचिए, सूरज हाथ मिलाता है? नहीं, सूरज हाथ क्यों मिलाएगा? सूरज तो सूरज है, हम इंसान हैं, वो एक ग्रह है, वो एक ग्रह है, हम इंसान हैं, उसको हम साथ मिलाने का क्या क्या माहौल बनता है। लेकिन शायर ने इन बातों को खींचा है, एक मंजर बयान किया है, एक मंजर में खूबसूरती के साथ उन चीज़ों को बयान किया है कि हाथ वो हमसे मिलाता था बसद हुस्ने तपाक। बहुत गर्मजोशी के साथ हमसे हाथ मिलाया करता था। सूरज तो वैसे ही गर्म होता है, गर्मजोशी कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो हमसे हाथ मिलाया करता था। हाँ बस अब मैं दुनिया को रोशन कर दूंगा, अब मैं पूरी दुनिया को रोशन कर दूंगा, पूरी दुनिया के एक एक गोशे में अपनी किरणों को पहुंचा दूंगा। एकदम पॉजिटिव एनर्जी में उठा हूँ। यही पॉजिटिव एनर्जी इंसान में भी होनी चाहिए। क्या यही पॉजिटिव एनर्जी इंसान में भी होनी चाहिए कि हाँ मैं अब उठा हूँ, बिस्तर से निकला हूँ, नहाया धोया, नमाज़ पढ़ी, सब तैयार हुआ, सब कुछ किया, सारे काम अंजाम दिए, और अब जब मैं अपने घर से निकला हूँ, मैं उठा हूँ, तो मैं अपनी ज़िंदगी को कामयाबी के रास्ते पर लेकर चला ही जाऊँगा। मैं अपनी तरफ से हर हाल में हर कोशिश करूँगा कि मैं अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे रास्ते पर, एक अच्छी राह पर, एक अच्छी कामयाबी की लहर पर लेके जाऊँगा। एक गर्मजोशी के साथ वो हमसे हाथ मिलाया करता था। और आखिरी मिसरे में फरमाते हैं, जिस्म जाँ में फैल जाती थी शगुफ्ता ताज़गी। जिस्म जाँ, जिस्म यानी शरीर, जान यानी रूह के लिए कहा जाता है, जिस्म जान, और उसकी से हाथ मिलाने से, उस सूरज की इस तरह हाथ मिलाने से हमारे जिस्म जान में फैल जाती थी शगुफ्ता, एकदम ताज़ा,
खिली हुई शगुफ्ता, फूल का खिलना शगुफ्तापन कहलाता है। एक शगुफ्ता सी, एक ताज़ा सी हमारे अंदर फीलिंग जाग उठती थी और हमारी सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह हुआ करता था कि हम सूरज के उगने से पहले काली पहाड़ी पर पहुंच जाया करते थे और फिर वहां पर सूरज आया करता था और सूरज वहां से जब उगता था तो धीरे धीरे हम उसके उगने के उस हालत को देखा करते थे। मानो ऐसा लगता था जैसे किसी काले तकिए से किसी ने अपना सर उठाया हो। कुछ ऐसी हालत में सूरज निकला करता था। धीरे धीरे जब वो हमें देख लिया करता था, यानी हम उससे पहले आ चुके हैं, उसके बाद वो अपनी किरणें इसके एक एक निकला करती थी, मानो किसी के चेहरे से हंसी खिल रही हो। और इसी तरह हमारे दिन की शुरुआत हुआ करती थी। ये हमारा पहले का माहौल हुआ करता था। तो ये तो था लफ्ज़ ब लफ्ज़। अब शायर क्या कहना चाहते हैं? शायर ये कहना चाहते हैं कि हकीकत है कुदरत में ऐसी बहुत सी चीज़ें शामिल है, कुदरत में ऐसी बहुत सी चीज़ें शामिल है जो इंसान को आरामदा होती है, इंसान के लिए सुकूनदा होती है। आपने देखा होगा, आपने हदीसों में पढ़ा होगा, और ये चीज़ हमारे पर फ़राइज़ भी है। बेशक फ़जर की नमाज़ हम जब पढ़ते हैं, फ़जर की नमाज़ जब हम पढ़ते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो आपने देखा होगा जिस इंसान ने सुबह की शुरुआत फ़जर की नमाज़ से अदा की है, उसका दिन पूरा किससे निकलेगा? खुशी से निकलेगा। उसका दिन पूरा खुशी से निकलेगा, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ निकलेगा। जबकि वो लोग जो लेट उठा करते हैं, वो लोग जो देरी से उठा करते हैं, वो लोग जो फ़जर की नमाज़ को लगातार छोड़ने पे जाते हैं, तो वो लोग क्या आदी हो जाते हैं और उनका दिन ऐसे ही निकलता है, नाकामयाबी के साथ, काहिली के साथ, सुस्ती के साथ, ऐसे उनका दिन गुजरता है। हदीसों में है कि जब इंसान को फजर की अजान सुनाई दे तो शैतान 3 बार आया करता है और उसे कह देता है कि नहीं अभी सो जा, अभी तो सोने का वक्त है। ये बिस्तर की गर्मी तुझे सुलाए रखेगी और हर तरह से तुझे सुकून देगी, नमाज में कुछ नहीं पड़ा है, तवा नाउज़ुबिल्लाह। ये सब बातें शैतान इंसान को समझाया करता है, इंसान को हर हाल में कोशिश करता है कि उसे बिस्तर की तरफ खींच कर रखे, और शैतान कामयाब भी हो जाता है बहुत लोगों के लिए। लेकिन जो ईमान वाले लोग हुआ करते हैं वो उन शैतानों की बातों में नहीं आया करते हैं और सुबह फजर के वक्त उठ जाया करते हैं और खुदा की बंदगी में सजदा रेज़ हो जाया करते हैं। और जाहिर सी बात है, जो लोग सुबह जल्दी उठा करते हैं, जो फजर का वक्त रिज़्क़ के तक़सीम का वक्त हुआ करता है, फजर का वक्त रिज़्क़ के तक़सीम का वक्त हुआ करता है, और जो लोग फजर में नहीं उठ पाते हैं वो उस रिज़्क़ से महरूम रह जाते हैं, वो उस तक़सीम रिज़्क़ से महरूम रह जाते हैं, वो अल्लाह की उन नेमतों से महरूम रह जाते हैं। और क्या करता है, जो लोग फजर में नहीं उठ पाते हैं, शैतान उनके कान में मुँह दिया करता है। हदीसों में है साहब, ठीक है, बयानों में है साहब। फिर वो क्या होता है, इंसान को लगता है कि उसका एक दिन सुस्ती में निकला, काहिली में गुजरा, लेकिन एक दिन होने पर अजीब लगता है, 2 दिन होने पर अजीब लगता है। धीरे धीरे इंसान के आदी होता जाता है, इंसान क्या होता है, आदी होता जाता है। फिर वो सब बातें भूलने लगता है, उसे इन बातों का फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे इस बात को मैं ऐसे बयान कर सकता हूँ कि इंसान किसी गंदी जगह से, किसी गंदे नाले के पास से गुजर रहा है और अचानक पहले दिन गुजरा तो उसे बहुत ज़ोर से बदबू आई, और यार बहुत तेज़ बदबू आ रही है। लेकिन दूसरे दिन गुजरता है तो देखता है नहीं यार आज बदबू थोड़ी सी कम है, बदबू उतनी ही है, लेकिन क्या है, अब उसकी नाक धीरे धीरे हैबिचुअल होती जा रही है, उसकी नाक धीरे धीरे आदी होती जा रही है। तीसरे दिन गुजरेगा तो उसे थोड़ी और कम बदबू लगेगी, चौथे दिन गुजरेगा, 5वें दिन गुजरेगा, लगातार 1 हफ्ता 2 हफ्ता गुजरता जाएगा। धीरे धीरे उसे उस बदबू का एहसास ही नहीं होगा, ऐसा नहीं कि बदबू ख़त्म हो गई, बदबू आज भी है, बदबू वही है, सड़न वही है, पर इंसान क्या है, इंसान उन चीज़ों का आदी हो चुका है। इंसान उस बदबू का क्या हो जाता है, आदी हो जाता है, उस बदबू आती ही नहीं है। वही हाल इंसान का इस महरूमी से भी है कि जब इंसान फजर में नहीं उठाता, रिज़्क़ तक़सीम से महरूम रह चुका था, तो ये बहुत उसके लिए काहिली वाला दिन था, बहुत उसके लिए सुस्ती वाला दिन था, बहुत उसके लिए बेकार वाला दिन था। उसे पहले दिन तो एहसास हुआ, लेकिन दूसरे दिन वापस यही हाल हुआ, तीसरे दिन यही हाल हुआ, और लगातार इंसान के दिन ऐसे गुजरते हैं तो इंसान आदी होता जाता है। इंसान क्या हो जाता है, आदी होता जाता है उन हालात से लेकर। तो अल्लाह ताला हम सबको फजर की नमाज़ अदा करने की और जल्दी उठने की क्या रखे, तौफीक अता फरमाए। आइए अब हम शायर का दूसरा बंद पढ़ते हैं। अब इस दूसरे बंद में शायर क्या कहना चाहते हैं समझने की कोशिश करते हैं। पहले बंद में 8 मिसरे थे, दूसरे बंद में 7 मिसरे हैं। देखिए, शाम को जब झील के पानी में डाले अपने पाँव, दायरा दायरा मौजें उठा देते थे हम, तब थका मांदा अनिंदा मुज़महिल सूरज अपने ख्वाबिस्तान में रूपोश हो जाने से क़ब्ल मुस्कुराकर हमसे कहता शब बखैर, और चल पड़ते थे हम सब अपने घर। अपने दिल की दायरा दायरा मौजें
मौजों में सूरज घेर कर। समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा टफ, बहुत ज़्यादा मुश्किल अल्फाज नहीं है, सीधे सीधा अल्फाज हैं, सीधी सादी ज़बान में नज़्म लिखी गई है। अगर आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, बहुत ही आम ज़बान में लिखा गया है। आप लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसकी उसको सुने और ढंग से समझने की क्या करें, कोशिश करें। शायर क्या फरमाते हैं? पहले बंद में शायर ने फरमाया कि क्या होता था, सुबह सुबह वो पहाड़ी पर दोस्तों के साथ चले जाया करते थे और वहाँ के हालात को देखा करते थे। और सुबह की शुरुआत उसकी कैसे होती थी? सूरज के उगने के साथ उसकी सुबह की शुरुआत हुआ करती थी और वो चीज़ को बहुत ज़्यादा फीलिंग देती थी, अच्छी वाली पॉजिटिव एनर्जी दिया करती थी, बहुत खुशनुमा मंजर उसके सामने पेश आया करता था। अब बता रहे हैं शाम का वक्त, अब बता रहे हैं शाम का वक्त। सुबह तो ऐसी गुजरती थी, अब शाम कैसे गुजरती है ये देखिए। शाम को जब झील के पानी में डाले अपने पाँव, अब शाम को शायर कहाँ पहुँच जाते हैं? झील पर पहुँच जाते हैं और झील के किनारे पर बैठकर उस झील के दरिया में अपने पाँव डाल दिया करते थे। उस ठंडे ठंडे पाँव को, उस ठंडे ठंडे पानी को अपने पाँव में फील किया करते थे, महसूस किया करते थे। बहुत खुशनुमा मंजर होता है, आप भी कभी ट्राई करके देखना, ठीक है। दायरा दर दायरा, दायरा कहते हैं गोले को, सर्कल को, दायरा कहते हैं गोले को, सर्कल को। दायरा दर दायरा, गोले गोले बन जाते थे। मौजें उठा देते थे हम, मौजे कहते हैं लहर को। ये मौजे, वो मौजे सॉक्स वाला नहीं हो कि मौजे उठा देते थे और पाँव डाल देते, ऐसा नहीं है, मौज उठा कर नहीं डालते थे। मौजे कहते हैं, मौजे बना है मौज से, मौज कहते हैं लहर को, तो मौज कहते हैं लहर को, पानी में उठने वाली लहर को मौज कहा जाता है। तो हम क्या करते थे? दायरा बर दायरा, हम पानी में पाँव डाल दिया करते थे, पाँव को हिलाते रहते थे और वो एक सर्कल से बन जाया करते थे लहरों में, और हम धीरे धीरे पाँव को हिलाते थे और मौजें उठा देते थे। यानी शायर का कहना का मकसद ये है कि हमारे पाँव उठाने से, हमारे पाँव हिलाने से उसमें लहरें बन जाया करती थी, उस पानी में लहरें बन जाया करती थी। हम धीरे धीरे पाँव को हिलाते रहते थे, धीरे धीरे लहरों को बहता हुआ हम उसमें देखते थे। इस खुशनुमा चीज़ को हम शाम को फील किया करते थे, महसूस किया करते थे। लेकिन तब क्या होता था? तब थका मांदा अनिंदा मुजमहिल सूरज, तब थका मांदा, अब दिन भर उसने काम किया। हर इंसान अपना अपना काम करता है, हर इंसान को खुदा ने अपने अपने किसी न किसी काम में लगा रखा है। हर इंसान का, हर चीज़ का, हर शय का अपना अपना एक काम है। और शाम को थका मांदा, यानी दिन भर काम किया किसने? सूरज ने। क्या काम किया? दुनिया को रोशन करना उसका काम है, उसकी जिम्मेदारी है। खुदा ने उसे हुक्म दे रखा है, तेरा काम है दुनिया को रोशन करना। और जब शाम होती थी तो सूरज थक जाया करता था, सूरज थका माने। एक इंसान दिन भर काम करके, दिन भर अपनी रोजी रोटी कमाने के बाद, दिन भर अपने काम करने के बाद, अपने ऑफिस में रहने के बाद, जिस काम को किया करता है, उस काम से करने के बाद जब वो घर लौटता है तो बड़ा थका मांदा हो जाता है, दिन भर के काम में बहुत थक जाता है। तो शाम को कुछ ऐसा ही हाल हुआ करता था कि शाम को थका मांदा सूरज अनिंदा, अनिंदा कहते हैं अध जगह, अनिंदा कहते हैं अध जगह को, आधे जगह हुए को, यानी बिल्कुल अब उसकी सोने की हालत, थकी सी हालत लग रही है, जैसे सोया हुआ हो, मानो उसको नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा थक गया है। मुजमहिल सूरज, मुजमहिल कहते हैं निढाल को, मुजमहिल कहते हैं निढाल को, मुजमहिल कहते हैं निढाल को। निढाल से मुराद होता है एक इंसान का बहुत ज़्यादा काम करके थक जाना, फीलिंग, ऐसी फीलिंग रहना, ऐसी कैफियत रहना कि इंसान में अब कोई काम करने की हिम्मत ना रहे। इंसान दिन भर बहुत मेहनत कर ली, बहुत काम कर लिया, उसे कह दे यार एक काम और कर ले, अरे नहीं यार अब हिम्मत नहीं है, अरे नहीं यार बस अब रहने दे, बस अब हिम्मत नहीं कुछ काम करने की। निढाल हो जाना, बिल्कुल हिम्मत ना रहना, हिम्मत टूट चुकना, निढाल। तो शाम को एक अध जगह सा सूरज थक गया था, अनिंदा सा, अध जगह सा, मुजमहिल सा, निढाल सा, हमें जाता हुआ नज़र आता था। कहाँ? अपने घर, जहाँ से वो आया था। अपने ख्वाबिस्तान में रूपोश हो जाने से कब्ल, अपने ख्वाबिस्तान, ख्वाबिस्तान कहते हैं ख्वाब की जगह, ख्वाबिस्तान कहते हैं ख्वाब की जगह। हर स्थान हिंदी में स्थान कहा जाता है, तो उर्दू में से स्थान कहा जाता है, ठीक है। स्थान मतलब जगह ही होता है एक तरह से, ठीक है। ख्वाबिस्तान यानी ख्वाब की जगह, जहाँ पर ख्वाब देखे जाते हैं। इंसान ख्वाब कहाँ देखता है? अपने बेड पर, अपने बिस्तर पर। बिस्तर कहाँ होता है? घर पर। तो यानी अपना ख्वाबिस्तान अपने उस कमरे में जाने से पहले, अपने घर जाने से पहले, कब्ल रूपोश, रूपोश कहते हैं गायब को, रूपोश कहते हैं गायब को, रूपोश कहते हैं गायब होने को। कब्ल कहते हैं पहले, कब्ल कहते हैं पहले, ये अरबी का लफ्ज़ है कब्ल, कब्ल यानी पहले। तो अपने ख्वाबिस्तान में रूपोश हो जाने से कब्ल, अपने ख्वाब की जगह पर जाने से पहले, अपने ख्वाब की जगह पर गायब होने से पहले क्या करता था? मुस्कुराकर हमसे कहता शब बखैर। सुबह उठता था तब भी मुस्कुराता था किरणों के साथ। अब शाम को जा रहा है तब भी मुस्कुरा रहा है,
तब भी मुस्कुरा रहा है। कौन? सूरज मुस्कुरा रहा है, हमसे कहता है शब खैर, गुड नाइट। शब खैर यानी गुड नाइट। शाम को जा रहा है हमसे शब खैर कहता हुआ, अपने घर जा रहा है, अपने ख्वाबगाह में वो जा रहा है, गायब हो जाएगा थोड़ी देर में। और बिल्कुल शाम के वक्त धीरे धीरे, जैसे शाम को सूरज ढलता है तो धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है, सूरज अपने ख्वाबगाह में जा चुका होता है। तो शाम को जाने से कब्ल हमसे क्या कहता है वो? शब खैर कहता है, गुड नाइट कहता है। और चल पड़ते थे हम सब अपने घर। और जैसे ही सूरज चला जाता था, जैसे सूरज डूब जाता था, जैसे सूरज गुरूब हो जाता था, हम भी अपने घर चले जाते थे। अपने दोस्तों के साथ में अपने घर निकल जाया करता था, हम भी अपने घर चले जाते थे। ठीक है, तू भी गया, हम भी गए। तेरे आने से पहले हम आ चुके थे, अब जब तू जा चुका है तो हम भी जा रहे हैं। हम इस खुशनुमा मंजर को महसूस कर चुके हैं, फील कर चुके हैं, अब हम जा चुके हैं, कल वापस आएंगे, कल वापस आएंगे। अपने दिल की दायरा दर दायरा मौजों में सूरज घेर कर। इस लफ्ज़ को समझें, अपने दिल की अपने हार्ट की फीलिंग को दायरा दर दायरा मौजों में सूरज को घेर कर, अपने दिल की कैफियत में सूरज को घेर कर हम चले जाते थे। सूरज की उस शब खैर कहने वाली फीलिंग को हम देख कर चले जाते थे, ये महसूस करके कि हाँ, हम जब सुबह आए थे तो हमने सूरज के उगने वाले को, सनराइज़ को हमने जब देखा था, एक खुशनुमा सी खुशी सी फीलिंग हमें उसने दी थी। और अब जब हम शाम को आए हैं तो सूरज धीरे धीरे अस्त होता नज़र आ रहा है, गुरूब होता नज़र आ रहा है, ये भी बहुत अच्छी फीलिंग दिया करता है। और हम कल सुबह वापस आ जाएंगे। सूरज की इन डूबने और उगने की फीलिंग को, सूरज सनसेट को, सनराइज़ को हम देखते हुए, हम क्या है, इस फीलिंग को अपने दिल में लेकर संजोए हुए अपने घर जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ, इस आह के साथ, इस चाहत के साथ कि कल सुबह हम वापस आएंगे, कि कल हम वापस आएंगे, वापस ये फीलिंग दोबारा देखेंगे, वापस ये नज़ारा फिर से देखेंगे, अपनी ज़िंदगी को फिर से क्या करेंगे, आराम पहुंचाएंगे, ज़िंदगी को फिर से सुकून पहुंचाएंगे। ये शायर का बचपन का माहौल था, ये शायर का बचपन का माहौल था, लड़कपन का माहौल था, जब शायर एक लड़का था, एक किशोर था। शायर एक लड़का था, अपने लड़केपन में उसने ऐसी हालतें, इन हालातों से गुजरा था कि किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी, किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी, एक आरामदाह ज़िंदगी गुजार रहा था, लड़कों के साथ जाता था, सुबह सुबह पहाड़ी पर चढ़ जाया करता था और सुबह होने का मंजर देखा करता था, और जब शाम हो जाती थी तो सूरज के डूबने का मंजर देखा करता था, आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारा करता था, बहुत आरामदाह उसकी ज़िंदगी चल रही थी। कुछ ऐसी ही बातें शायर ने दोनों ही बंद में आपको बताई है। एक बंद में आपको ये बताया है कि शाम का वक्त, और दूसरे एक बंद में आपको बताया सुबह का वक्त, और दूसरे में बताया है शाम का वक्त। अब आते हैं तीसरे और आखिरी बंद में। अब इसे समझने की देरी है। पहले बंद में 8 मिसरे थे, दूसरे में 7, इसमें सिर्फ 6 मिसरे नज़र आ रहे हैं। अब इसमें शायर क्या कहते हैं, सुनिए ध्यान से। और अब क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान है इसमें। और अब, पहले हुआ जो हुआ, लेकिन अब क्या है, और अब क्या है। और अब तो ये भी याद रखना है मुहाल, किस तरफ पूरब है पश्चिम है किधर, कब उगा करता है सूरज और कब जाता है डूब, और किसको बिस्तर में पता किसको दफ्तर में खबर। शायर ने पहले लड़कपन की कैफियत बताई कि लड़कपन में सब चीज़ें बड़ी आसान हुआ करती थी, ये चीज़ें देखना बहुत खुशगवार, चीज़ें देखना बहुत हमें हासिल हुआ करता था। लेकिन और अब क्या हालात हैं, अब जब शायर जवान हो चुका है, अब जब शायर जवान हो चुका है, ज़िंदगी की उलझनों में उलझ चुका है, तो अब बता रहे हैं और अब तो ये भी याद रखना है मुहाल। मुहाल कहते हैं मुश्किल को, मुहाल कहते हैं मुश्किल को। अब तो ये भी याद रखना मुश्किल है। एक वक्त था जब हम उन सब चीज़ों को देखा करते थे, महसूस किया करते थे, अब तो याद रखना भी मुश्किल है। क्या याद रखना मुश्किल है? किस तरफ पूरब है पश्चिम है किधर, कहाँ पूरब है कहाँ पश्चिम है, कहाँ से सूरज उग रहा है कहाँ डूब रहा है, कुछ खबर ही नहीं है। इन चीज़ों को याद रखना ही मुश्किल है, इन चीज़ों को याद रखना ही मुश्किल है। हालत कुछ ऐसी है। अब कब उगा करता है सूरज और कब जाता है डूब। कब उगा करता है सूरज, सूरज तो अपने टाइम पर उगता है, लेकिन इंसान को खबर नहीं है, इंसान को खबर नहीं है, शायर को इस बात की खबर नहीं है। और कब जाकर डूब जाता है, इस बात की शायर को क्या नहीं है, खबर नहीं है। क्यों नहीं है, उसकी भी वजह बता रहे हैं। किसको बिस्तर में पता किसको दफ्तर में खबर। शायर को खबर क्यों नहीं है, शायर इन चीज़ों को भूल क्यों चुका है, शायर को चीज़ याद रखना मुहाल क्यों है। दोनों ही बातें लिखता है। किसको बिस्तर में पता, क्योंकि शायर अब बिस्तर में है। एक वक्त था जब वो सुबह जल्दी उठ जाया करता था, अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी पर पहुंच जाया करता था, तो उसे पता था कहाँ सूरज इस वक्त उगा करता है। सूरज के उगने का, सूरज के तुलू होने का वो हालत, वो कैफियत वो देखा करता था। लेकिन अब वो बिस्तर में है। बिस्तर में क्यों है? क्योंकि एक वक्त वो शाम को टाइम से सो जाया करता था, जैसे ही सूरज
गुरूब होया करता था वो मगरिब नमाज़ पढ़ा करता था, ईशा पढ़ के हाथों हाथ सो जाया करता था और हाथों हाथ सुबह सुबह टाइम से उठ जाया करता था। तो सूरज को उगता हुआ देखना, सूरज के गुरूब होना, सूरज के तुलू होना, दोनों ही कैफियत को खुशी से देखा करता था। किसको? दफ्तर में खबर। अब शायर कहाँ है? दफ्तर में है, ऑफिसों में है। ये बातें आप भी जानते हैं कि जब इंसान काम धंधे में लग जाता है, अपने ज़िंदगी की ज़रूरियात में लग जाता है, अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने में लग जाता है, तो वो सब चीज़ें भूल जाता है। सुबह ऑफिस जाना होता है, दिन भर ऑफिस में रहता है, ऑफिस में किन हालातों में रहता है, दिन ऑफिस में रहता है, काम धंधे में रहता है, तो उसे खबर ही नहीं होती है कि कब सूरज उग रहा है, कब सूरज डूब रहा है। उसे सिर्फ अपने काम 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 की फिक्र होती है। अपने ऑफिसों में अपनी कलीग्स के साथ दिन भर काम में इतना उलझा हुआ तो है कि उसे पता ही नहीं लगता कि कब सूरज डूब रहा है। बस काम की फिक्र रहती है, बस काम की फिक्र रहती है, काम में लगा रहता है। और जब शाम होती है तो लेट नाइट अपने घर जाता है, देर रात को अपने घर जाता है, तो उसे क्या पता कि सूरज कब डूबा। वो तो अपने ऑफिस के काम में, अपने ज़िंदगी की ज़रूरियात के कामों में इतना उलझ चुका था, उसे पता ही नहीं सूरज कब डूब रहा है। अब जब वो रात को लेट जाएगा, एक इंसान जब ज़िंदगी के सारे काम करके खूब मेहनत करके जब रात को लेट जाएगा, तो जाहिर सी बात है सुबह लेट ही उठेगा, देरी से उठेगा, उसकी नींदें भरती नहीं है, उसकी नींद पूरी नहीं होती, वो सुबह देरी से उठता है। और जब वो देरी से उठेगा तो उसे क्या पता, कि सूरज कब होगा, उसने कौन सी फजर की नमाज़ अदा की, अब उसे क्या पता कि सूरज कब होगा। शायर अब आज के हालात बयान कर रहा है। तो देखिए, शायर ने दो बातें बताई हैं, एक बात आपसे जोड़कर, एक बात मुझसे जोड़कर। मैं दोनों ही बातों को बता देता हूँ। शायर कहता है कि जब आप लड़कपन में हो, अभी आप सब क्या हो? लड़कपन में हो। मैं आपके लिए बात बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स मुझसे सुन रहे हैं, जो तालिब इल्म मुझसे सुन रहे हैं, मैं आपके लिए बताता हूँ। अभी आप सब लड़के हो, सब जवान हो, बच्चे हो, ठीक है। अभी आप नई उम्री में हो, नौ उम्री में हो। अभी ये सब चीज़ें आपके लिए आसान हैं। प्रकृति से, नेचर से अपना रिश्ता जोड़ो और उन चीज़ों को, खुशी को फील करो, महसूस करो। सिर्फ मोबाइल में पबजी खेलने से ही आपकी ज़िंदगी में खुशी हासिल नहीं होने वाली। आपकी ज़िंदगी को वो खुशी हासिल नहीं होने वाली जो कुदरत ने आपको दी है। कुदरत ने जो खुशी दी है उससे बढ़कर खुशी कोई नहीं, उससे बढ़कर खुशी कोई नहीं। आप ऐसे ही रह जाओगे इस पबजी में, इस ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर ऐसे ही लगे रह जाओगे, आपको ये खुशियाँ नहीं दे पाएगा जब तक आप कुदरत से अपना रिश्ता नहीं जोड़ोगे। दूसरी बात मुझसे जोड़कर कुछ इस तरह कि अब मैं आपकी उम्र से निकल चुका हूँ, अब मैं आपकी उम्र से निकल चुका हूँ। जिस 12th क्लास को आप आज पढ़ रहे हो, वही 12th क्लास कभी 2005 में मैं भी पढ़ा करता था। आज से 15-16 साल पहले उस 12th को कभी मैं भी पढ़ा करता था। मैं उस उम्र से निकल चुका हूँ, मैं उस जगह से जा चुका हूँ, मैं उस जगह से निकल चुका हूँ। लेकिन अब हाल क्या है? अब दफ्तर दफ्तर दफ्तर, ऑफिस, काम 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 काम। और उस काम में, उस नेचर से क्या हुआ, इंसान दूर हो चुका है। बेशक इंसान दूर हो जाता है, लेकिन खुदा का करम है, खुदा की रब्बुल इज़्ज़त की इनायत है कि हम आज भी नमाज़ों से अपने रिश्ते को जोड़ कर रखे हैं। और खुदा ने इस चीज़ में हमें क्या दिया है? सुकून दिया है। बेशक नमाज मेरे नबी की आंखों की क्या है? ठंडक है। और नमाज से ही हमें सुकून हासिल है। अल्लाह ताला नमाज़ों से हमें जोड़ रखा है, ये उसका करम है। उम्मीद करता हूँ आप भी नमाज़ों से अपना रिश्ता जोड़ें, खुदा की बंदगी से, खुदा की कुदरत से अपना रिश्ता जोड़ें और अपने दिल को ममनून और मशकूर करें, अपने दिल को खुशी और मसरत हासिल कराएँ। आपकी ज़िंदगी इस दुनियावी ज़िंदगी में नहीं है, बल्कि खुदा की कुदरत में ही आपकी ज़िंदगी को असल सुकून मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी नज़्म बहुत पसंद आई होगी। ना सिर्फ नज़्म को समझना है, बल्कि अपनी ज़िंदगी में इन अच्छी बातों को उतारने की क्या करनी है? कोशिश करनी है। यही बातें आपकी अभी सुनने में थोड़ी अटपटी, अजीब लगती होंगी, क्योंकि अभी आपके दिमाग में, अभी आपके जहन में सिर्फ पबजी का बोझ चढ़ा हुआ है। तो सब बातें मेरी ज़्यादातर फिजूल ही लगा करती होंगी। लेकिन एक वक्त के बाद, एक मुद्दत के बाद आपको एहसास होगा कि हाँ, वो सब बातें हमारे लिए कितनी ज़रूरी थी। सर ने हमें कोई बात बोली थी तो हमारे लिए कितना ज़रूरी था उन बातों को समझना, उन बातों को हमारे जहन में उतारना कितना ज़रूरी था। एक वक्त के बाद आपको उन सब चीज़ों का एहसास ज़रूर होगा। अल्लाह आपको खुशी दे, मुसर्रत दे, नमाज़ों में आपको पाबंदी दे, अपने दीन और ईमान पर आपको गामज़न रखे। इन्हीं दुआओं के साथ मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, आपकी फरमाइशों के साथ। अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो में मैं ला सकूं। और अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपके लिए क्लियर नहीं होता हो, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो आपको क्लियर नहीं होता हो, जिसको समझने में दुश्वारी आती हो, तो उर्दू से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो तो आप मुझे बझिझक कह सकते हैं। चैट बॉक्स में आप मुझे कह सकते हैं, मैं उन चीज़ें वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।